आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षेत्रवासियों के लिए एक ऐसी बड़ी खबर ला रहे हैं जो कि पूरे क्षेत्रवासियों के लिए चिंता का विषय भी हो सकती है और भविष्य में जाकर एक बहुत बड़े खतरे का रूप भी धारण कर सकती है। बात सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने एक टेंडर किया फास्फोराइड निकालने के लिए। मेरे पीछे जो आप ये जंगल देख रहे हैं, आगे महोदरी का जंगल है, महोदरी आश्रम है। वहां पर इस पूरे जंगल को खत्म करने के लिए एक साजिश कह सकते हैं या कह दें कि एक प्लान विधिवत एक बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में एक टेंडर किया गया महोदरी फास्फोराइड ब्लॉक के नाम से। वो टेंडर लिया गुरुग्राम की कमोडिटी हब कंपनी ने। इस कंपनी का काम था कि महोदरी के आसपास के जंगल को मिलाकर के 699 हेक्टर का इन्होंने ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक के अंदर से सारे पेड़ काटकर वहां से फास्फोराइड निकालेंगे। इस बात का विरोध काफी बड़े स्तर पर हो रहा है। आपको बता दें कि महोदरी फास्फोराइड ब्लॉक जो 699 हेक्टर भूमि में है, उसके अंदर च्यवन ऋषि का महोदरी आश्रम है, कोठावा आश्रम है, परिक्रमा मार्ग है, वन्य प्राणियों की बहुतायत में वहां उपस्थिति है, 56 प्रकार के अनमोल पौधे और वनस्पति वहां पर है। साथ ही साथ उनके जो टेंडर में बताया गया है कि ये जो ब्लॉक बनेगा उसके जो ड्रेनेज का पानी जाएगा वो सीधे नर्मदा जी में जाएगा, तो नर्मदा जी भी उससे प्रदूषित होगी। वहां से ओंकार पर्वत मात्र 1 किलोमीटर दूर रहेगा, उसको भी खतरा है। पास ही में डैम बना हुआ है। जब बड़े स्तर पर खनन होगा, बड़ी बड़ी मशीनों से जब खनन किया जाएगा तो बांध को भी खतरा हो सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए अभी हाल ही में बड़वा के पंडित विवेक दुबे, इसके साथ ही इंदौर के सुखदेवानंद जी ब्रह्मचारी पंचाग्नि अखाड़ा इंदौर के संत हैं, पंडित शरद मिश्रा दुर्गा शक्ति पीठ महू के रहने वाले हैं और अजय रघुवंशी पर्यावरण प्रेमी हैं। इन 4 लोगों ने मिलकर इंदौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दर्ज की है। वहां पर एडवोकेट अभिष्ट मिश्रा जी, तुषार दुबे जी और मयूर सिंह परिहार इस कोर्ट में इस याचिका को कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए पेश कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। यदि ये रोक नहीं लगाई गई तो ये पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। वहां पर जितने प्राणी हैं वो प्राणी खत्म हो जाएंगे। आपको हम बता दें कि इस जंगल के अंदर 4 टाइगरों का मूवमेंट है, लगभग 40 तेंदुए हैं, रीछ है, हनी बेजर जैसे बहुत ही रेयर प्राणी है, उड़न गिलहरी है, 105 प्रकार की चिड़ियाएं हैं, 75 प्रकार के जलीय जीव हैं, कोबरा, करेत, रसल वाइपर, स्वेस्कल वाइपर आदि अनेक प्रकार के सांप हैं। तो इतने प्राणियों का यहां से ठिकाना हटेगा, पर्यावरण नष्ट होगा। इसीलिए यह एक याचिका यहां पर दायर की गई है। आज एडवोकेट अभिष्ट मिश्रा जी, तुषार दुबे जी और साथ में पंडित विवेक दुबे जो याचिका करता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली
और उन्होंने पूरे बड़वा के लोगों से आह्वान किया है कि इस जंगल को बचाने के लिए इस पूरे क्षेत्र के लोगों को आगे आना चाहिए। यदि ये जंगल खत्म हो गया और यदि ये ब्लॉक बना, फास्फोराइट यहां से निकाला गया, तो नर्मदा जी प्रदूषित होगी। संतों ने बताया कि नर्मदा जी प्रदूषित होने से भावी पीढ़ी विकलांग होगी, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो सकती है। इस प्रकार से बहुत सारा नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान ये परिक्रमा मार्ग भी है, पंचक्रोशी मार्ग भी है, पौराणिक महत्व है इसका। यदि इन सब चीजों को बचाना है तो इस क्षेत्रवासियों को आगे आना होगा। और अब देखना यह है कि इस क्षेत्र के लोग इस जंगल को बचाने के लिए कितना आगे आते हैं, यह देखने का विषय है। इस याचिका में 6 लोगों को पार्टी बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, खनिज मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और साथ ही में वन मंडल बड़वा और कलेक्टर खरगोन, ये 6 लोगों को पार्टी बनाया गया है कि इन 6 लोगों से जवाब भी मांगे गए हैं। कलेक्टर माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अब नोटिस जारी कर दिया है और कंपनी को भी वहां पर सम्मन जारी कर दिया है कि आप आकर के जवाब दें। अब आगे कोर्ट में क्या फैसला होता है, पर उसके पहले हम क्षेत्रवासियों को चाहिए कि इस जंगल को बचाने के लिए पहल की जाए। धन्यवाद। जंगल के आसपास में जो फास्फोराइट ब्लॉक के जो नीलामी हुई है, वो टेंडर लिया गया है, उसके खिलाफ आप लोगों ने एक याचिका दायर की है जंगल को बचाने के लिए। उसके पूरा विवरण आप थोड़ा दें कि आपने क्या याचिका दायर की है और उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। सामान्य वन मंडल बड़वा जिला खरगोन में एक हमको हमारे याचिकाकर्ताओं के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तो उन दस्तावेजों के माध्यम से हम माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में गए एवं जनहित याचिका के माध्यम से हमने ये वहाँ पर बताया कि जो ये ब्लॉक है जिसमें 699 हेक्टेयर की भूमि है, उसमें यहाँ पर फॉस्फोराइट नाम का जो एक खनिज मिनरल आता है वो प्राप्त हुआ है और वहाँ पर माइनिंग होगी और ये कंपोजिट लाइसेंस दिया गया है। वहाँ पर जो एक प्राइवेट कंपनी है द कमोडिटी हब, उसने गुरुग्राम की कंपनी है, उसने ठेका लिया, सरकार ने ठेका दिया। टेंडर 2023 में सितंबर में हो गए थे। तो कंपोजिट लाइसेंस में ऐसा होता है कि अगर आपने वहाँ पे गए और आपने काम चालू करा तो फिर परमिशन की ज़रूरत नहीं, आप बोरिंग और उसके बाद अगर वहाँ पे कुछ वो प्राप्त होती है जिसके लिए आप ध्येय से जा रहे हैं तो आप फिर वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। अब हमारा जो मुख्य था कि वहाँ पर हमारे प्राचीन धर्म स्थल जो हैं, चवन ऋषि आश्रम, मोदरी आश्रम, जिसका शास्त्रों में वर्णन है, फिर जो पर्यावरण है वहाँ पर 56 प्रकार के वृक्ष हैं जो सभी अपना अपना महत्व रखते हैं। वो एक सघन वन है, 12 महीने एक जैसा रहता है। वहाँ की वाइल्ड लाइफ और सबसे मुख्य बात जो है कि जो माँ नर्मदा है, तो जो ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने माइनिंग ने बनाया, उनके ऑक्शन में मेंशन करा है, तो ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने नर्मदा को बताया, चोरल को बताया, तो पूरी नर्मदा जी भी दूषित होंगी। तो इस कार्य को रोकने के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली है। कितने लोगों ने याचिका दायर की है, किन किन, और उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है अभी? ये संत समाज से हैं, बड़वा के निवासी हमारे पंडित जी हैं, और प्रोग्रेस ये हुई है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को माननीय न्यायालय ने जो नोटिस दिए हैं उनका उन्हें जवाब देना है। और जो कमोडिटी हब को अभी रिसेंटली पिछली 10 अक्टूबर को पार्टी बनाया गया, तो उसकी तामीली के बाद इमीडिएटली वहाँ पर डेट लगेगी, सभी को इनको जवाब देना है। अभी तक जवाब किसी का आना शेष है, अभी जवाब आया नहीं किसी का। पंडित जी, आप भी याचिकाकर्ताओं में से एक हैं और बड़वा के जंगलों से आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं। आपने क्या देखा और किस मकसद से याचिका दायर किया? याचिका दायर करने का मेन उद्देश्य ये रहा कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के 108 नाम है, जिसमें महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला 4 देवियों की प्राचीन मूर्तियां हैं और चवन ऋषि का स्थान है जहाँ पे राजा मानधाता की जो पुत्री, सरियाती राजा की जो पुत्री है सुकन्या है ना, वो ही जंगल में भ्रमण करते हुए आखेट करने आए थे और चवन ऋषि जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने सुकन्या को चवन ऋषि की सेवा में लगा दिया। उसके पश्चात चवन प्रास और औषधियों से युक्त यह जंगल है और यहाँ पर प्रतिवर्ष पंचकोशी यात्रा निकलती है। पंचकोशी यात्रा का मार्ग भी है, हजारों की संख्या में यात्री आते हैं
और परिक्रमा पद जो 12 महीने 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन की जो यात्रा निकलती है वो भी पंचकोशी यात्री यहाँ से निकलते हैं। कश्यप ऋषि कोठामा आश्रम है, करंजेश्वर महादेव का मंदिर है और बहुत ही प्राकृतिक और पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमारा सभी का याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह विश्व की धरोहर है, यह पुनः हम किसी भी प्रकार से निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति ने हमको दिया है तो हम हमारी बुद्धि और ज्ञान से यह कार्य होने से हम रोकेंगे। बड़वा नगर के आम नागरिकों से और क्या अपील करना चाहते हैं? बड़वा नगर के नागरिकों से अपील यह करना चाहते हैं कि आप सब भी इकट्ठे होकर के हम इस कार्य के लिए सहभागी बने। हस्ताक्षर अभियान हो या किसी भी प्रकार का सभी संगठन सहयोग करें और ये कार्य को रोके, नहीं तो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे स्थान के लिए हमको भी बाहर जाना पड़ेगा जो आज हमारे पास नज़दीक हमको इतनी अच्छी धरोहर मिली है। और हमारा सौभाग्य है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नर्मदा का किनारा, नागेश्वर मंदिर, जयंती माता मंदिर इतना प्राचीन मंदिर है, ये हम खो बैठेंगे। गुरुजी, बड़वा के जंगलों को बचाने के लिए जो याचिका दायर की गई है फास्फोराइड के जो खनन को रोकने के लिए, क्या कहना है आपका और आपका क्या संदेश है? ये जो हो रहा है, जो सरकार ने, शासन ने जो भी कार्य अभी किए हैं फास्फोरस खदान के माध्यम से, वो व्यवहारिक धरातल पे, आध्यात्मिक धरातल पे और आर्थिक स्थिति तीनों तरीके से वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, वो पूर्णतः दोषयुक्त है। यहाँ पर जो फास्फोरस प्राप्त हुआ है, जिसके लिए खदान की जा रही है, वो फास्फोरस क्या है? वो फास्फोरस वही है जिसको यूरिया में मिलता है, जो कृषि में उपयोग में आता है। पर यहाँ पर जो फास्फोरस प्राप्त हुआ है वो 0.4% है। 0.4% के फास्फोरस पर कार्य करने का यहाँ की हमारी जो इस खदान करने के लिए जो भारतीय नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार वो है ही नहीं। तो 0.4% अगर फास्फोरस प्राप्त है तो आप खदान नहीं कर सकते, आप उत्खनन नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास ओमकारेश्वर बांध है, वो नज़दीक में है। यहाँ पर आप ब्लास्ट करेंगे तो ओमकारेश्वर बांध की स्थिति क्या होगी? ओमकारेश्वर बांध की स्थिति यहाँ पर हम लोग सबसे विदित है कि वहाँ पे पूर्व में ही जो अभी वो सोलर पैनल लगाए थे वो टूट गए हैं, उसके पीछे दरारें आई हुई हैं। अगर इस प्रकार से ब्लास्ट करेंगे तो हम पूरे बड़वा नगर को ये जो है शमशान बनाने की इनकी योजना है। हमारी जो नर्मदा जी हैं वो अभी 7 करोड़ जनता को सीधा पानी देती है, सीधा जल जो हम लोग पीते हैं, उस जल को प्रदूषित करने का ये सीधा इनका कार्य है। अगर फास्फोरस की खदान करेंगे तो चोरल में और नर्मदा जी में जो आप जो है वो मिलाएंगे अपशिष्ट पदार्थों को, और वो जो गड्ढे हो जाएंगे वो भी अनुपयुक्त हैं। आपने जो मिश्रा जी ने बताया कि 56 प्रकार के जो वन यहाँ पे उपलब्ध हैं और नाना प्रकार के और औषधियों सहित वन उपलब्ध हैं, यहाँ पर वृक्ष हैं, उनको भी आप काट देंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50 वर्ष का यदि कोई वृक्ष हो, 50 वर्ष का वृक्ष हो और उसके सामने 5000 नए वृक्ष काट लगाए जाएंगे तो वह 50 वर्ष बाद एक वृक्ष की 5000 वृक्ष जो है वो उसकी क्षमता को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ तो सैकड़ों हजारों वर्ष के वृक्ष हैं, उनको आप काट रहे हैं। अगर धार्मिक आध्यात्मिक बात करें तो ये नर्मदा पथ है, ये परिक्रमा पथ है ना, पंचकोशी का पथ है, यहाँ पर जो है ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली है। आप कहेंगे कि भैया ये तो शासन का कार्य है, शासन को करना चाहिए। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि सनातन धर्म के अनुसार जो है ये 54 ऋषि जो है ब्रह्मा जी के नाती हैं, पोते हैं। तो आप सोचिए कि कितने वर्ष पूर्व वो यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और यहाँ पर जो दीमक के आप डिम्बे दिखते हैं बड़े बड़े, उन्हीं से तो नाम पड़ा हुआ है उसका, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा कि यह जो फास्फोरस खदान का काम शासन कर रहा है ये बिल्कुल अनुचित है। इसे बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। और बड़वा नहीं, बड़वा के क्षेत्र ओमकारेश्वर इत्यादि जितने भी क्षेत्र हैं सभी को समझना चाहिए। यह नर्मदा जी नदी का जल जहाँ तक जा रहा है, वो राजस्थान में भी जा रहा है और गुजरात में भी जा रहा है और दुबई में भी जाने की योजना बना रहे हैं। नर्मदा जी का जल जहाँ पहुँचेगा ये पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा बना हुआ है पूरा बिगड़ जाएगा। ये नर्मदा जल में जो कीटाणु मिलेंगे और फास्फोरस खदान, सबसे बड़ी बात आप बड़वा नगर वासी सुन लीजिए, आप लोग ये ना सोचिए कि केवल दीपक जी का ये ठेका लिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है और यहाँ पर कोई संत समाज भी मौजूद नहीं है। आप लोग ये समझते हैं कि किसी की हुकूमत चल रही है, तो यहाँ किसी की हुकूमत नहीं है। ये ब्रिटिश काल नहीं है, मुगल काल नहीं है। आप लोगों को अपने हक के लिए उपस्थित होना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इस प्रकार की आवाज़ उठानी चाहिए कि किसी और की कभी हिम्मत ना हो कि बड़वा के मौजरी क्षेत्र या वन क्षेत्र में किसी प्रकार की भी त्रुटि कर सके।
रोनी भैया, महोदरी के जो जंगल में फास्फोराइड के का जो टेंडर हुआ है उसको लेकर के और विरोध में एक याचिका दायर हुई है पर्यावरण बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। जी। आप हमेशा प्राणी प्रेमी रहे हैं जी। जब भी यहाँ पर जरूरत पड़ी है आपने सेवाएं दी। इस जंगल में कितने प्राणी हैं जिनको इस कारण से नुकसान होगा, आप पूरा डिटेल से बताइए। एक्चुअली सच बात तो ये है, मैं बचपन से ही वन क्षेत्र से बहुत लगाव रहा है मुझे, और मैं वन क्षेत्र के पूरे चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। यहाँ काफ़ी वन्य प्राणी हैं। जब मैंने होश संभाला तब मुझे मालूम पड़ा कि यार काफ़ी वन्य प्राणी यहाँ विचरण करते हैं। तब मैंने उन पर काम करना शुरू करा। तो मेरे अब 27-25 साल की उम्र, मतलब इतने समय हो गया मुझे। मैंने यहाँ 4 टाइगर देख चुका हूँ, 40 लेपर्ड हैं, करीब 25 लेपर्ड तो हम लाके छोड़ चुके हैं यहाँ पे, जो 80 आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। और ये वन क्षेत्र उनके उपयुक्त है। मोदरी का जो बेल्ट जहाँ फास्फोरस के लिए जो माइनिंग का चल रहा है, उस बेल्ट को अगर कभी ये काटा जाता है वहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा नुकसान वन्य प्राणी को ही होगा, क्योंकि ये 12 महीने जो वन है ये वहाँ पानी उपलब्ध होता है और वन्य प्राणियों को ठंडा इलाका भी वहाँ मिलता है। ये वन क्षेत्र हमेशा एवरग्रीन रहता है, ये कभी भी सूखा नहीं रहेगा। फिर रही बात, वहाँ पर कई जगह ऐसे इनकी जो गुफाएँ हैं जहाँ वन्य प्राणी अपना आवास बना के रखते हैं वहाँ पर। और पुराने समय से शिकारगाह भी रही है, काफ़ी प्राचीन समय से काफ़ी देखा भी गया है। वहाँ अभी भी बहुत सारी टाइगर की गुफाएं हैं, जिसको आम खाऊ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे जानवरों, अब जितनी संख्या जो जानवरों की बढ़ रही है वो बहुत खुशी की बात है। और ये वन क्या सरकार ने लगाया, ये वन उन्होंने लगाया ना हमने लगाया। ये वन वन्य प्राणियों की देन हमें, जो आज हमें वन मिला है, क्योंकि इनमें वन क्षेत्र में सबसे बड़ा अहम भूमिका जो निभा रहे हैं वन्य प्राणी, ये उन्हीं कारण वन बचे हुए हैं। एक टाइगर जो होता है वो, उसको आज हम लोग बाघ जो बोलते हैं, वो सबसे शेड्यूल में ऊपर रखा गया है। वो वन्य प्राणी इसलिए ऊपर रखा गया है, बाघ हमारा छाता है, उसको अम्ब्रेला स्पीशीज ये कहा गया है कि वो सबको संरक्षण देता है। अब बाघ क्यों देता है? बाघ से, अगर बाघ एक जंगल में रहेगा तो वहाँ पर क्या है कि जो शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर वो दोनों को खाता है। जो लेपर्ड जो होगा वो कभी भी लेपर्ड को नहीं खाएगा, मांसाहारी खाएगा, लेकिन टाइगर जो होगा वो हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों को मार के और उसको खा लेता है, ताकि वो इकोसिस्टम बैलेंस रहे। अब शाकाहारी जानवर बढ़ जाएंगे तो जंगल में जितने भी छोटे पौधे हो रहे हैं ये वो खा के ख़त्म कर देंगे। अगर ऐसे ही अगर शाकाहारी जानवर बढ़ जाएंगे और फूड चेन की टूट जाएगी तो क्या होगा कि जंगल पूरा यूं भी ख़त्म हो जाएगा, पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, आगे जनरेशन पेड़ बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए टाइगर को अहम भूमिका दी गई है। और हमारे यहाँ एक खुशी की बात है कि टाइगर हमारे यहाँ 4 हैं, जिसका मूवमेंट यहाँ रहता है। और ये सतवास, देवास और अपने जो ये पूरा कॉरिडोर लगा हुआ है, तो वहाँ पर टाइगर मूवमेंट तो हमेशा हर साल में 2-4 टाइगर तो यहाँ आते ही रहते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ में देखा जाए तो टाइगर, लेपर्ड 40 हैं, वाइल्ड डॉग्स हैं, सोन कुत्ते 13 हैं यहाँ पर, और हनी बेजर जो बहुत विलुप्त प्रजाति है वो भी वहाँ पाई जाती है। और फ्लाइंग स्क्विरल है, उड़न गिलेरी, ऐसे कई वन्य प्राणी हैं, कई तितलियाँ हैं, कई अपने जलीय पक्षी आते हैं यहाँ पे, और माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं जो बाहर से आते हैं। साइबेरिया बतख आती है जो 150 की संख्या में, 50 की संख्या में आती है, जिसको बहुत रेयर देखा जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी हमारे, प्रवासी पक्षी भी आते हैं यहाँ पर। तो बहुत खुशी की बात है बड़वा के लिए। और अगर टूरिज़्म देखा जाए तो इन पक्षियों के लिए जो पक्षी मित्र हैं, वन्य प्राणी मित्र हैं, वो भी यहाँ अगर विजिट करते हैं, आके फ़ोटोशूट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ देन है कि जंगल को तो बचाना ही चाहिए हम लोगों को। अगर ये नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन की मात्रा भी नहीं मिलेगी। और लॉकडाउन के समय इस जंगल ने हमारा पूरा साथ दिया है। अगर इसी विपत्ति काल में हम लोग अगर हम जंगल को नहीं बचाएंगे तो ये हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है।